नमस्कार दोस्तों, हम एमए फाइनल के पेपर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंदर तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अध्ययन को पढ़ रहे हैं। ये इस संदर्भ में तीसरा मॉड्यूल है। यहाँ पर आज तक हमने बात करी कि तुलनात्मक अध्ययन परंपरागत रूप में मुख्य रूप से राज्य व सरकार के अध्ययन पर बल देता रहा। ये मुख्य रूप से दर्शन के अध्ययन पर आधारित रहा। ये मुख्य रूप से इसके अंदर हमने संस्था के अध्ययन पर बल दिया। यहाँ पर हम चाहे हीगल की बात करें, चाहे हम कांत की बात करें, चाहे हम प्लेटो की बात करें, चाहे हम अरस्तु की बात करें, यहाँ पर राजनीतिक सरकार व संस्थाओं के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया गया। और इस तरह से करते करते हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तो समझ पाए, राजनीतिक विचार को तो हम समझ पाए, परंतु हर राष्ट्र की समस्या को हम दूसरे राष्ट्र के साथ जोड़कर हम उसके विकल्प को नहीं समझा पाए। हमने अधिकारों की बात करी, हमने कर्तव्यों की बात करी, हमने लिबर्टी की बात करी, हमने इक्वालिटी की बात करी, हमने राजनीतिक अवधारणाओं की बात करी, परंतु उन अवधारणाओं से हम एक सामान्य नियम का निर्माण नहीं कर पाए। हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात तो करी, परंतु उसको लेकर हम क्या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर या अविकसित राष्ट्रों के अंदर कोई समाधान दे पाए। इस तरह से हम अपने तुलनात्मक राजनीति को परंपरागत रूप में स्वीकार तो किया, परंतु हम समस्याओं का समाधान नहीं दे पाए। वैश्वीकरण के युग में दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत जो विश्व के सामने समस्या आई, उनका समाधान हमारा परंपरागत तुलनात्मक राजनीति अध्ययन नहीं दे पाया। और इसी आधार पर हमने देखा कि तुलनात्मक राजनीति को विकल्प के रूप में हमने, या तुलनात्मक राजनीति को एक अन्य रूप प्रदान करते हुए हमने आधुनिक राजनीति या आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को स्वीकार करना शुरू किया। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने तुलनात्मक परंपरागत राजनीति को अस्वीकार किया। तुलनात्मक अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण की राजनीतिक परिस्थितियों प्रक्रिया के समझने एक सीमा के बाद सहायक नहीं रहा। फिर भी तुलनात्मक राजनीति ने राजनीति विज्ञान को आज के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। राजनीतिक अध्ययन की पारंपरिक अवस्था में संस्थाओं की विवेचना में उसकी प्रकृति को समझने के लिए काफी था। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अत्यधिक सरल थी और उसका ज्ञानवर्धन भी सब हो जाता था। राजनीतिक व्यवस्था में सामान्य सरलता के कारण अवधि के दृष्टिकोण से परंपरागत राजनीति को जिस रूप में भी थी, उस रूप में राजनीति विज्ञान को अत्यधिक योगदान प्रदान किया। उस उपयोगी विश्लेषण को यद्यपि हम आज के आधुनिक राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक तटस्थ अनुसंधान के साथ तो नहीं जोड़ सकते हैं, परंतु राजनीतिक व्यवस्था के औपचारिक व वैधानिक दृष्टिकोण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परंपरागत राजनीति विज्ञान के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार करते हुए हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर हम आज विश्व की समस्याओं का समाधान देने में संभव हुए हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर ही आधुनिक राजनीति के कुछ सीमा तक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अगले मॉड्यूल के अंदर हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के अंदर आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या क्या चीजें स्वीकार की गई हैं। धन्यवाद।